लास्ट एक क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, टाइप ऑफ स्पेशिएशन। स्पेशिएशन हम सभी ने पढ़ लिया था, क्या होता है स्पेशिएशन? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज बाय मेनली दो इसमें मेथड होते हैं। नई स्पीशीज की फॉर्मेशन दो मेथड के थ्रू होती है। दो बड़े फैक्टर हैं जो स्पीशीज की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है जेनेटिक ड्रिफ्ट और दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन। तो ये दो मेथड है जिनके थ्रू जो है एक नई स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है। लेकिन जो स्पीशीज की फॉर्मेशन है वो, अगर हम जियोग्राफिक एरिया की बात करें कि जहां पे वो स्पीशीज बन रही है, तो वहां पे तीन मेथड हो सकते हैं। एक जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग हम स्पेशिएशन को जो है तीन में डिवाइड करते हैं, एलोपेट्रिक, सिम्पेट्रिक एंड पैरापेट्रिक। ये आपको आया हुआ था क्वेश्चन, तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। व्हाट इज एलोपेट्रिक स्पेशिएशन? एलोपेट्रिक स्पेशिएशन जिसमें जो अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन बिकम जियोग्राफिकली आइसोलेटेड। मतलब क्या है? जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाती है, जो ये पॉपुलेशन है वो एंटायरली सेपरेट हो जाएगी। कैसे कि मान लो ये एक पॉपुलेशन थी, ये एक जियोग्राफिकल एरिया है जिसके अंदर एक स्पीशीज की पॉपुलेशन है। किसी वजह से इसके कुछ मेंबर यहां से बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं किसी और जगह पे, किसी भी रीजन की वजह से। ये है वो नई इसके मेंबर्स जो यहाँ से सेपरेट हो गए। तो यहाँ पे इस पॉपुलेशन की, इन मेंबर्स की इस पॉपुलेशन से क्या हो गई? जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो इस तरह से जो नई स्पीशीज अगर यहाँ पे बनती है तो इसको कहा जाता है एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, जिसमें जो नई पॉपुलेशन है वो जियोग्राफिकली आइसोलेटेड हो जाती है। ओरिजिनल जो उसकी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी उससे जियोग्राफिकली आइसोलेटेड हो जाती है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे डार्विन फिंचेस का था। यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमारा था वो डार्विन की जो फिंचेस थी, जो कि अलग अलग आइलैंड्स पे चली गई थी, तो उनकी जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गई थी और जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से वो अलग अलग जो है पॉपुलेशंस हो गई और आने वाले टाइम में ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन जो है उनकी अलग अलग स्पीशीज की फॉर्मेशन हो गई। तो ये तो है एलोपेट्रिक स्पेशिएशन। अब आ जाते हैं हम सिम्पेट्रिक स्पेशिएशन। सिम्पेट्रिक स्पेशिएशन क्या होता है? जिसमें अ स्मॉल segment of population becomes isolated reproductively but remain within same geographical area। अब यहाँ पे क्या, मान लो कि ये है ओरिजिनल पॉपुलेशन, इसमें इसके कुछ मेंबर में ऐसा कोई चेंज आया, ऐसी कोई म्यूटेशन आई कि वो अब दूसरे मेंबर के साथ जो है उनकी ब्रीडिंग नहीं हो सकती है। तो वो पॉपुलेशन उस सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहते हुए भी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गई। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट का मतलब होता है कि रिप्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा तो वो सेपरेट ही हो गए, लेकिन वो सेम ही जियोग्राफिकल एरिया में है। तो इस तरह की स्पेसिएशन, अब ये धीरे धीरे एक नई स्पीशीज की फॉर्मेशन यहाँ पे जो है स्टार्ट हो चुकी है और आने वाले टाइम में हो जाएगी। तो इस तरह की स्पेसिएशन को कहते हैं सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। A third type of speciation is parapatric speciation. When a population, a segment of population enters a new Nike or
habitat at the edge of parent population. क्या मीनिंग है कि ये एक नया हैबिटेट इनको मिला है, लेकिन जो हैबिटेट इनको मिला है वो बिल्कुल एज पे है। मान लो कि ये पेरेंट पॉपुलेशन थी, आने वाले टाइम में क्या हुआ कि इसमें से कुछ मेंबर्स थे, उनको एक बहुत ही अच्छा रहने के लिए नाइक या हैबिटेट मिला जो इसके एज पे था। मान लो ये है वो, मतलब बिल्कुल किनारे पे। हालांकि ये जियोग्राफिकल आइसोलेट नहीं हुई है, इनके बीच में अभी तक जो दो हैं कोई फिजिकल बैरियर नहीं है पॉपुलेशन की वजह से, तो जीन फ्लो तो दोनों में चलता रहेगा। देखो इन दो पॉपुलेशन के बीच में जीन फ्लो हो सकता है, लेकिन अब ये मतलब एक स्टेप हम मान के चलते हैं कि हो आने वाले टाइम में ये एक नई स्पीशीज बन सकती है। तो एट द एज कोई बैरियर नहीं है बीच में। यहाँ पे हमें पता चल गया था एक बैरियर है, चाहे वो वाटर बॉडी हो सकती है, चाहे वो रिवर हो सकती है, चाहे वो माउंटेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बैरियर था, यहाँ तो पहले बीच में प्रेजेंट थी, यहाँ वो किनारे पे आ गई एज। तो ये एक फर्स्ट स्टेप माना जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो ये तो तीन तरह की जो है स्पेशिएशन थी, एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक एंड पैरापैट्रिक स्पेशिएशन। ये वाला स्टेप कब होता है? जब म्यूटेशन आ जाती है, ऐसी म्यूटेशन आ जाए कि वो अपनी ओरिजिनल जो पेरेंट पॉपुलेशन है उसके साथ उसकी ब्रीडिंग ना हो पाए। तो ये वाली जो आइसोलेशन होती है ये ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में होती है, जैसे स्नेल्स होते हैं, ग्रास होपर्स है, एनुअल प्लांट्स हैं, उनमें इस तरह की स्पेशिएशन देखने को मिलती है जो पैरापेट्रिक होती है। तो ये तो थी तीन तरह की जो आपकी स्पेशिएशन। ये तीनों पॉइंट क्लियर है सभी को? जल्दी से बताएं। ये तीनों तरह की। यस मैम। बाकी ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक भी रहता है, अगर बीच में आ जाता है तो फिर से आपको दिक्कत रहेगी कि ये भी हमारा रह गया था। टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आप सभी को पता है व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन होता है जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के पास फेवरेबल वेरिएशन प्रेजेंट होती है और उस वेरिएशन की हेल्प से वो उस जो एनवायरमेंट है, चेंजिंग एनवायरनमेंट है, उसमें सरवाइव कर जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे? फिट। ध्यान रखेंगे, फिट कब कहा जाएगा? जब वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, तो उसको फिट कहा जाएगा। फिट उसे नहीं कहा जाएगा जिसमें वेरिएशन है, क्योंकि अगर वो वेरिएशन का यूज ही नहीं करेगा टाइम आने पे तो उसको फिट कैसे कहा जाएगा? तो फिट तब होगा जब वो अपनी वेरिएशन का यूज करेगा, जब एनवायरनमेंट चेंज होगा। तो नेचुरल सिलेक्शन की जो नेचर के अकॉर्डिंग जो सिलेक्ट होता है, अब नेचर कौन है? आपको बताया था जो बीटल्स वाला एग्जांपल है उसमें नेचर क्रो कहा गया था। क्रो नेचर है जो सिलेक्ट कर रही है बीटल्स के किसी कैरेक्टर को। तो नेचर जब भी सिलेक्ट करती है तो तीन तरह का सिलेक्शन देखा गया है अभी तक। कौन कौन सा सिलेक्शन होता है? स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन एंड डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। अब तीनों में क्या है, तीनों में देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं स्टेबलाइजिंग। ऐसा नेचुरल सिलेक्शन जिसमें एक, मान लो ये है जो इस तरफ मैंने लिखा है आपको, दैट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद फिनोटाइप। यहाँ पे नंबर बताया जा रहा है कि ऑर्गेनिजम्स का नंबर है विद अ पर्टिकुलर फिनोटाइप। वो फिनोटाइप कोई सा भी हो सकता है जो कि नेचर ने सिलेक्ट किया है। वो डिपेंड करता है नेचर के ऊपर कि वो कौन सा फिनोटाइप जो है वो सिलेक्ट करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से स्टेबल का मतलब है। मान लो एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ, ये ह्यूमन की पॉपुलेशन है सारी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोट की होगी सभी ने कि ह्यूमन बीइंग्स में हाइट का कैरेक्टर अगर हम लेके चलें तो अगर आप मैक्सिमम पॉपुलेशन में देखोगे तो हाइट जो है
मैक्सिमम या एवरेज हम कहें, एवरेज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में ये पाई जाती है। इससे ज्यादा वाले भी कम हैं, 5 to 5.5 हम इतना मान के चलते हैं, और इससे कम वाले भी बहुत ही कम हैं। तो एक एवरेज सा कैरेक्टर सिलेक्ट हो जाता है अगर, तो उसको हम कहते हैं स्टेबल। स्टेबल मतलब देखो, ये स्टेबल का मतलब है बिल्कुल एवरेज सा कैरेक्टर सिलेक्ट हुआ। इधर वाले भी बिल्कुल कम हैं, इधर वाले भी बिल्कुल कम है नंबर इंडिविजुअल्स का, लेकिन किनका नंबर ज्यादा है? जिनके पास एक एवरेज सा कैरेक्टर है, ना कम वाला ना ज्यादा वाला। तो अब ये कैरेक्टर क्यों सिलेक्ट हुआ भाई? इसके लिए भी ऑब्वियसली जिनके पास इस तरह का कैरेक्टर है उनके बॉडी के ऑर्गन्स प्रॉपरली डेवलप होते होंगे और उनकी ग्रोथ प्रॉपर होती होगी, कुछ ना कुछ कैरेक्टर इनके पास अच्छा होगा जिसकी वजह से एवरेज फिनोटाइप सिलेक्ट हो गया। अब आप कहीं देख लें तो आपको सबसे ज्यादा नंबर 5 to 5.5 जो है, जो हाइट है, यही आपको देखने को मिलेगी। तो इसको बोलते हैं स्टेबल। स्टेबल का मतलब एक एवरेज सा कैरेक्टर। एक और एग्जांपल देती हूँ, वेट ऑफ बेबी एट द टाइम ऑफ बर्थ। अगर आप वेट कंसीडर करें तो जो एवरेज वेट होता है दैट इज 2.5 to 3। जितने भी बेबीज का बर्थ होता है उनका एवरेज वेट मैक्सिमम पॉपुलेशन में ये होता है। जो 3 से ज्यादा वाले हैं बहुत कम होते हैं, और 2.5 वाले भी ऐसा नहीं होते ही नहीं है। मैंने आपको बताया था नेचुरल सिलेक्शन में ऐसा नहीं होता कि दूसरे मेंबर्स खत्म ही हो जाएं, वो भी सरवाइव करते हैं, उनका नंबर कम होता है बस। तो यहाँ पे क्या है इस तरह का, तो ये है एक टाइप का नेचुरल सिलेक्शन जिसमें एक एवरेज फिनोटाइप गेट सिलेक्टेड। एक एवरेज फिनोटाइप जो है सिलेक्ट हो गया, दैट इज नोन एज स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेकंड टाइप है डिसरप्टिव। अब यहाँ पे एक साइड में मूव कर गया आपका ये ग्राफ, आप ये देख पा रहे हैं, मीन एवरेज वाला तो सिलेक्ट नहीं हुआ, एक एक्सट्रीम फिनोटाइप यहाँ पे सिलेक्ट हो गया जिसको हम कहते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या होता है? population changes toward a particular direction. It means the selection favor small or large sized individual and more individual of that type will be present in the next generation. Means अगर हम बात करें तो एक ऐसा करेक्टर सिलेक्ट हुआ जो एक्सट्रीम था, जो पॉपुलेशन में सबसे कम पाया जाता था, तो इसको कहते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। इसका एग्जाम्पल आपको, आप जिराफ वाला भी यहाँ पे ले सकते हो। जिराफ की पॉपुलेशन में क्या था कि बहुत ही कम ऐसे मेंबर्स थे जिनकी हाइट, जो नेक का साइज था वो ज्यादा था, लेकिन धीरे 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 नेचुरल सिलेक्शन के कारण वही सिलेक्ट हो गया। पहले जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी उसमें नॉर्मल नेक साइज के जिराफ ज्यादा थे और जिनके नेक का साइज थोड़ा बड़ा था वो कम थे, लेकिन जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आया तो वो सिलेक्ट हो गया जो सबसे कम में पाया जाता था। तो इसको कहते हैं डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। एक तो उसका एक हॉर्स का भी इसमें एग्जांपल आता है। हॉर्स का भी जब इवोल्यूशन हुआ तो उसमें कुछ ही ऐसे मेंबर थे जिनकी हाइट काफी अच्छी थी, जिनका मस्कुलेचर काफी अच्छा था और बाकियों की हाइट छोटी थी। तो ऐसा आज जो आप देखते हो हॉर्सेस, तो वो कोई आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जो बिल्कुल हाइट में बिल्कुल ही छोटा सा हो या इसका मस्कुलेचर डेवलप ना हो। आज आपको वही सारे दिखाई देते हैं कि जो जिनमें क्या था, जो हाइट भी उनकी काफी अच्छी है, स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर अच्छा है। तो हॉर्स के इवोल्यूशन में इसकी बाकी स्पीशीज सारी खत्म हो गई थी, आज इसकी एक ही तरह की स्पीशीज जो है अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। तो एक एक्सट्रीम इनको बोलते हैं, ये एक इस साइड एक्सट्रीम है, इस साइड एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम फिनोटाइप गेट सिलेक्टेड। तो उस तरह की नेचुरल सिलेक्शन को बोलते हैं डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। अब क्यों? क्योंकि भाई उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा थे, जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ वो अच्छी तरह सर्वाइव कर गए, इसलिए वो सिलेक्ट हो गए। तो इस तरह से भी नेचुरल सिलेक्शन होता है। सॉरी, आपका ये है, ये वाला है एक डायरेक्शन में मूव कर गया, दैट इज डायरेक्शनल। यहां पे आएगा डिसरप्टिव। एक साइड में अगर ग्राफ मूव कर जाए तो डायरेक्शनल,
एक डायरेक्शन में मूव कर गया। डिसरप्टिव है कि बीच में से दोनों साइड में ग्राफ मूव कर गया, इस साइड भी मूव कर गया, इस साइड, मतलब एक एवरेज फिनोटाइप तो सिलेक्ट नहीं हुआ, दोनों के दोनों एक्सट्रीम फिनोटाइप सिलेक्ट हो गए। तो इसको कहते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। इसमें क्या हुआ, जैसे हम एग्जांपल लेते, इसमें सारे हो गए, सारे साइज जो एवरेज साइज था वो सिलेक्ट नहीं हुआ, स्मॉल और लार्ज साइज भी जो है वो दोनों के दोनों सिलेक्ट हो गए। या कोई भी कैरेक्टर था जो एक्सट्रीम कैरेक्टर था, जो पॉपुलेशन में दोनों कैरेक्टर कम पाए जाते थे, वो अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो डिसरप्टिव सिलेक्शन का एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया जाता है कि किस तरह से इन्होंने बताया, सनफ्लावर, पॉपुलेशन ऑफ सनफ्लावर्स इन द वैली ऑफ कैलिफोर्निया। तो उसमें दो तरह की पॉपुलेशन जो है वहां पे जो एक्सट्रीम पाई जाती थी, उनके सर्वाइवल के चांसेस सबसे ज्यादा हो गए, तो इसको बोलते हैं डिसरप्टिव। ये डिपेंड करता है कि जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो कौन से दो फिनोटाइप जो है वहां पे सिलेक्ट हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं डिसरप्टिव। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल आएगा, डार्विन फिंचेस का भी दे सकते हो यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे एवरेज फिनोटाइप था तो नॉर्मल बीक साइज का, लेकिन जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो जिनकी छोटी बीक थी वो अलग तरह के एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो गए, एक्सट्रीम फिनोटाइप सिलेक्ट हो गया। जिनकी लार्ज थी वो फ्रूट ईटिंग वाले हो गए, अलग आइलैंड पे वो सरवाइव कर गए। तो इस तरह की सिलेक्शन को कहते हैं डिसरप्टिव, जिसमें एवरेज फिनोटाइप सिलेक्ट ना होके सारे के सारे जो बाकी एक्सट्रीम फिनोटाइप हैं वो सिलेक्ट हो जाएं। डायरेक्शनल में एक डायरेक्शन में ग्राफ मूव कर जाए, सिर्फ एक एक्सट्रीम फिनोटाइप सिलेक्ट हो जाए। स्टेबल, जिसमें एक एवरेज फिनोटाइप सिलेक्ट होता है। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं बच्चे। कोई भी आपको इसमें डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को डाउट है कोई? कोई भी बच्चे को समझ आ गया? सभी बच्चों को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। किसी को कोई यहाँ पे कुछ दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं आप। अब आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूं। नेचुरल सिलेक्शन के, जहां पे नेचुरल सिलेक्शन हुआ है। आज के टाइम पे जहां पे हमें नेचुरल सिलेक्शन देखने को मिलता है, तो सबसे पहला एग्जांपल है उसमें इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जहां पे हमें आज भी देखने को मिला कि किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन हुआ। और ये कोई पुराना एग्जाम्पल नहीं है, ये लाइव एग्जाम्पल है अभी का, तो जिसको देखा है सभी ने। तो इसमें क्या है, मौत का इवोल्यूशन हुआ है इसमें। ठीक है, तो मौत्स में यहाँ पे क्या हुआ, इसमें कंडीशंस बताती हूँ हुआ क्या था। पहले क्या था, इन द पास्ट जो बार्क ऑफ ट्रीज, जो ट्रीज की बार्क थी उसके ऊपर वो कवर रहती थी, कवर्ड बाय व्हाइटिश लाइकेंस, या हम कहें ग्रेइश, लाइट ग्रेइश जो है लाइकेंस जो थे उनसे कवर्ड रहती थी, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं था। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था, जो मोथ होते थे उनकी दो स्पीशीज होती थी। कौन कौन सी? एक लाइट कलर्ड थी और एक अराउंड जो है हम ब्लैक मान के चलेंगे, ब्लैक कलर्ड थी। ठीक है, अब
मान लो ये ट्री है और इसके ऊपर ये लाइकन है, ये पूरे के पूरे लाइकन, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं था, मैंने आपको कंडीशन बता दी, पॉल्यूशन नहीं था उस टाइम पे। तो क्या होता था कि जो व्हाइट वाले थे या लाइट कलर्ड थे, वो जो बर्ड्स थे वो इनको नोटिस नहीं कर पाते थे, क्योंकि व्हाइट के ऊपर लाइट कलर के जो मॉथ थे वो नहीं दिखाई देते थे प्रीडेटरी बर्ड्स को। तो कौन से दिखाई देते थे? ब्लैक वाले। तो प्रीडेटरी बर्ड्स इन ब्लैक वालों को क्या कर देते थे? सबसे ज्यादा खाया करते थे। तो उस पॉपुलेशन में ब्लैक का नंबर क्या था? बिल्कुल ही कम था उस पॉपुलेशन में। और लाइट कलर्ड जो मॉथ्स थे उनका नंबर जो है वो क्या था? बहुत ही ज्यादा था। और जो ब्लैक कलर्ड मॉथ थे उनका नंबर जो है क्या था? बहुत ही कम था। क्यों था? क्योंकि भाई उस टाइम पे पॉल्यूशन नहीं था, बहुत सारे लाइकन्स ट्री के ऊपर, स्टेम के ऊपर प्रेजेंट थे, उनके ऊपर ये छिप जाया करते थे लाइट कलर्ड वाले। अब उसके बाद क्या चेंज आया? देखो सेकेंड स्टेप क्या हुआ, अब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन से सबसे पहले क्या हुआ होगा, आप बताएंगे कोई बच्चा? मैम लाइकेंस हट गए होंगे पॉल्यूशन की वजह से। हाँ देखो, ये एग्जाम्पल बेटा ग्रेट ब्रिटेन का है, जो आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, दैट इज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। उस टाइम पे इसमें स्टार्टिंग के आपको ये एग्जाम्पल दिया है कि वहां पे इवोल्यूशन देखा गया था। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब आपको पता है कि जो लाइकन्स होते हैं वो जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर है या सल्फर के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ा तो वहां से लाइकन्स खत्म हो गए। अब आपको पता होता है पेड़ों की छाल कैसी होती है, बार्क कैसी होती है? डार्क कलर। अब क्या चेंज आएगा? कोई बच्चा इंडिकेट करके यहाँ पे बता सकता है क्या होगा? मैम अब व्हाइट वाले इजीली स्पॉट हो जाएंगे और डार्क वाले इजीली छुप जाएंगे। अब वाले जो डार्क वाले थे वो डार्क वाले अब प्रेडेटरी बर्ड को नहीं दिखाई देते थे, क्योंकि उनका कलर कैसा था? जो बार्क ऑफ द ट्री, बार्क ऑफ द ट्री डार्क कलर की होती है, तो उसके जैसा था। तो इनका ये प्रेडेटरी बर्ड इनको डिटेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन अब डार्क के ऊपर जो व्हाइट थे वो इजीली डिटेक्ट होने लग गए, जिसकी वजह से उनका नंबर पॉपुलेशन में कम हो गया। तो देखो कितनी सडन, कितना बड़ा चेंज आया है इनमें। तो दैट इज बाय नेचुरल सिलेक्शन, नेचर ने किस तरह से सिलेक्ट किया है और किस तरह से अब डार्क वालों का ही नंबर सबसे ज्यादा है। अब ये देखो बैक नहीं जा सकता दोबारा से, हम ये नहीं कह सकते कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो कम हो जाएगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो अब तो वहां पे जाते हैं वो डार्क कलर हैं और व्हाइट का नंबर बहुत ही कम हो चुका है। तो अब इवोल्यूशन किसका स्टार्ट हो गया है? डार्क का। पहले स्टार्ट किसका हुआ था? व्हाइट का। तो नेचर अकॉर्डिंग टू करेक्टर जो करती है। अब आ जाता है एक और एग्जांपल आपको देती हूं, रेजिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स टू पेस्टिसाइड। मैम अब आप क्या करते हैं, बहुत सारे पेस्टिस, हाँ बेटा बोलो। बोलो मोथ्स बेटा। ये जो होते हैं ये लिचेंस पे क्यों रहते हैं? हाँ, पहले ही नहीं हट सकते थे मतलब लिचेंस से ये नहीं, वो ब्लैक वाले? बेटा इनका जो हैबिटेट है वो प्लांट्स का स्टेम के ऊपर ही ज्यादातर ये रहते हैं, लाइकन से हटने नहीं है यहाँ पे। क्योंकि लाइकन्स पूरे के पूरे, लाइकन्स क्या होता है? स्टेम पूरा का पूरा भरा रहता है। क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी तो पूरा का पूरा स्टेम कवर्ड रहता था लाइकन से, बहुत कम। अच्छा, अब आप कहते हैं कि उससे हट क्यों नहीं सकते थे? जैसे अब डार्क वाले हैं, यही पूछ रहे हो आप? यही यस पूछ मैम। रहे हो आप? डार्क लाइक ब्लैक वाला यहाँ क्यों नहीं आया, ये पूछ रहे हो ना? यही वाला हाँ है मैम। बेटा। हाँ, तो बेटा ये यहाँ पे यहाँ पे प्रेजेंट थे तभी तो सरवाइव कर रहे थे। क्योंकि ब्लैक की पॉपुलेशन बची इस वजह से थी क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी पार्ट में अपने आप को बचाया हुआ था। लेकिन फिर भी क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन थी ही नहीं तो मींस कोई पॉल्यूशन नहीं, तो मैक्सिमम जो है कवर्ड रहते थे। तो इनकी पॉपुलेशन बची जो है, थोड़ा बहुत जो पार्ट बचा होगा उसी की वजह से इनकी स्पीशीज का कुछ जो है ऑर्गेनिज्म बचे हुए थे। ठीक है।
यस मैम। हाँ, अब आ जाता है रेजिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स टू पेस्टिसाइड। अब आप क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं। जब भी इंसेक्ट जो है क्रॉप्स को हार्म करते हैं, हम इन पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर देते हैं। अब मान लो यहाँ पे क्या हुआ, पहले क्या करते थे हम, डीडीटी का बहुत ज्यादा स्प्रे किया करते थे। अराउंड जो है 1945 के बाद की बात है ये। तो एक इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड था अगेंस्ट हाउस होल्ड पेस्ट, मॉस्किटो, हाउस फ्लाइज, बॉडी लाइस, बहुत सारा। लेकिन 2 और 3 इयर्स के बाद क्या करना पड़ा, जो ये इंसेक्टिसाइड है उसका हमें पता चला कि बहुत सारे मॉस्किटो इसके लिए क्या हो गए, रेजिस्टेंट। कैसे रेजिस्टेंट हो गए कि कुछ, मान लो एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी मॉस्किटो की जिसके ऊपर आप डीडीटी स्प्रे कर रहे थे, मान लो इनमें से 1 या 2 मॉस्किटो भी ऐसा था कि जिसमें इस तरह की जो है वेरिएशन थी कि उसके ऊपर डीडीटी का इफेक्ट नहीं होता था। आपने क्या किया, बाकी सारे खत्म कर दिए और आपने बचाया कौन सा, जो डीडीटी रेजिस्टेंट था। अब उसी में रिप्रोडक्शन होगा। उसके बाद जो प्रेजेंट थे वो सारे वो थे कि जो रेजिस्टेंट है। अब सारे के सारे जो हमारे पास मॉस्किटो हैं वो डीडीटी रेजिस्टेंट हो गए। इट मींस अब डीडीटी का यूज ही नहीं कर सकते आप, उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो यही होता है जब आप पेस्टिसाइड स्प्रे करते हो बहुत ज्यादा टाइम तक, तो उसमें क्या होता है, ऐसी स्पीशीज सिलेक्ट हो जाती हैं जो रेजिस्टेंट होती हैं और आने वाले टाइम पे फिर इन्हीं स्पीशीज का नंबर जो है बढ़ता जाता है। इसी वजह से क्या होता है बेटा, हमें जो है हर बार जो है पेस्टिसाइड हम कहते हैं ये वाला पेस्टिसाइड यूज करो। आज तक एक ही पेस्टिसाइड यूज क्यों नहीं हुआ, इतने सारे चेंज क्यों होते गए? उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। डेवलप होने की बात नहीं है, अगर एक में भी वो रेजिस्टेंस हुआ तो बाकी सारे खत्म हो जाएंगे। सिर्फ हमने प्रमोट कर दिया किसको, उस स्पीशीज को जिसके पास रेजिस्टेंस था। डहलिया रिकॉर्डिंग बंद करें बेटा।